नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 21। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है संसदीय समितियां। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए उसमें दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो दोस्तों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस टॉपिक से जुड़े हुए आज की इस वीडियो हम लोग 26 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भारत में दोस्तों नई संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1991 में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें जो संसदीय लोकतंत्र होता है, इसमें दोस्तों संसद के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। दोस्तों 2 कार्य होते हैं, कौन कौन होते हैं आपको याद रखना है। दोस्तों पहला जो कार्य होता है कानून को बनाना। दोस्तों कानून को बनाना इसका पहला कार्य है। और दोस्तों दूसरा जो कार्य होता है इसका सरकार की जो कार्यात्मक शाखा है, यानी दोस्तों सरकार की जो कार्यात्मक शाखा है उसका क्या करना, निरीक्षण करना। तो दोस्तों इसके ये 2 काम होते हैं। जो संसदीय लोकतंत्र में संसद के 2 मुख्य कार्य ये होते हैं, यानी कानून बनाना और कार्यात्मक जो शासन शाखा है उसका जो निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, ये दोनों इसके काम हैं। अगर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अगर आपको मालूम है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संसद की नियम समिति। यानी दोस्तों संसद की जो नियम समिति है इसके तहत दोस्तों इसकी सिफारिश पर भारत में संसदीय समिति प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो एक होती है आपकी लोकसभा, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपकी होती है लोकसभा समिति, लोकसभा समिति। तो दोस्तों जो लोकसभा समिति होती है इसमें जो स्पीकर होते हैं, यानी जो अध्यक्ष होते हैं वो समिति के पदेन अध्यक्ष, यानी जो स्पीकर दोस्तों होते हैं वो क्या होते हैं, समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिए। अगर बात करें दोस्तों जो लोकसभा समिति होती है इसमें इसके कितने सदस्य होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों लोकसभा समिति के जो इसमें अध्यक्ष होते हैं वो 15 मेंबर होते हैं, यानी 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों आपकी लोकसभा समिति के बाद आपकी राज्यसभा समिति भी होती है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हों। चलिए मैं इसको दोस्तों इरेज करता हूँ। देखिए अब दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा जो समिति है, राज्यसभा समिति के दोस्तों जो राज्यसभा के अध्यक्ष समिति होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी दोस्तों जो राज्यसभा समिति है इसके जो राज्यसभा के अध्यक्ष समिति के वो दोस्तों पदेन अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है, तो आपको याद रखना 16 होती है। कितने मेंबर होते हैं, 16 मेंबर होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। यानी दोस्तों जो संसदीय समिति प्रणाली के तहत जो है 12 अप्रैल 1993 यानी जो डेट है इस दिन से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था।
तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना दोस्तों 17, यानी दोस्तों 17 ऐसी समितियां थी जो 12 अप्रैल 1993 से अपना कार्य करना जो है शुरू कर दिया था। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं, यानी दोस्तों संसद की जो समितियों के प्रकार हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी दोस्तों संसद की 2 प्रकार की समिति होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो स्थायी समिति होती है ये हमेशा का, लेकिन जो तदर्थ समिति होती है इसका दोस्तों जो काम होता है ये कुछ समय के लिए बनाई जाती है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है। यहाँ पर बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो स्थायी समिति है। तो दोस्तों आपको याद रखना उपर्युक्त सभी, यानी दोस्तों आपकी जो प्राक्कलन समिति है ये भी दोस्तों एक स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति ये भी आपकी स्थायी समिति, और नियम समिति जो है ये तीनों दोस्तों आपकी स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है, यानी यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन इनमें से जो है तदर्थ समिति है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना जो प्रवर समिति है, यानी दोस्तों जो प्रवर समिति होती है इसे तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों जो प्रवर समिति है ये क्या होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रवर समिति होती है ये किसी विषय की छानबीन करने के लिए दोस्तों किसके लिए बनाई जाती है। तो आपको याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस छानबीन करने के लिए, यानी किसी विषय की अगर छानबीन करनी है तो छानबीन करने और दोस्तों विचार विमर्श के बाद, यानी दोस्तों छानबीन करने के बाद इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के बाद दोस्तों निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली समिति जिसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, आपको समझ में आ गया होगा जो प्रवर समिति होती है दोस्तों ये विषय किसी भी विषय की छानबीन करने और उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली समिति जिसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं उसे प्रवर समिति कहते हैं। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम है तो आप लोग दीजिएगा कि किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है प्रश्न, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो प्राक्कलन समिति है, दोस्तों जो प्राक्कलन समिति एक ऐसी है जो इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों प्राक्कलन समिति जो है वो होती क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्राक्कलन समिति होती है दोस्तों यह समिति संसद के माध्यम से, यानी दोस्तों ये जो समिति है संसद के माध्यम से, आपको याद रखना दोस्तों, यानी पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन, यानी दोस्तों सरकार के द्वारा जो प्राप्त किया गया धन होता है, ठीक है, धन व्ययों के अनुमान, यानी जो धन का जो व्यय होता है, व्ययों का जो अनुमान। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर संसद के माध्यम से सरकार द्वारा जो धन व्ययों का जो अनुमान है उसकी जांच पड़ताल के लिए दोस्तों ये समिति बनाई जाती है। और दोस्तों इसका जो धन का उपयोग जो सही जगह पर होना चाहिए, अगर गलत जगह उपयोग हो रहा तो उसमें ये प्राक्कलन समिति रोक लगाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको याद रखना दोस्तों, जो आपकी प्राक्कलन समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, यानी कितने मेंबर होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें 30 मेंबर होते हैं, यानी 30 मेंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है,
यानी अभी हमने बताया जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें दोस्तों 30 मेंबर होते हैं। तो संसद के किस सदन की समिति होती है? तो दोस्तों ये जो समिति होती है लोकसभा की समिति होती है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? यानी दोस्तों इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ी जो एक समिति है वो कौन सी समिति है। तो दोस्तों आपकी जो प्राक्कलन समिति होती है सबसे बड़ी समिति मानी गई, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ होता है? यानी दोस्तों इसका जो अर्थ है इसका मेन रीज़न है वो क्या होता है? तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना जो प्राक्कलन समिति होती है ये दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना इसका पहला कार्य होता है। और दूसरा दोस्तों जो कार्य है संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। दोस्तों ये दोनों इसके काम होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो कहाँ से चुने जाते हैं? तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। यानी दोस्तों जो प्राक्कलन समिति के मेंबर होते हैं ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही दोस्तों चुनकर प्राक्कलन समिति जो है उसके सदस्य बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों जो आपकी प्राक्कलन समिति इसमें 30 मेंबर हैं, ठीक है। इनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको दोस्तों याद रखना आपको बताना है कि वो ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी दोस्तों आपकी जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो 22 है, यानी 22। तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों इसमें लोकसभा से यानी दोनों सदनों से होते हैं, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से। तो दोस्तों इसमें जो लोकसभा से सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है और राज्यसभा से आप इन दोनों को याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम वाले दोनों प्रश्न खूब पूछता, तो आपको बिल्कुल याद रखना। तो दोस्तों लोकसभा से जो इसमें सदस्यों की संख्या ली गई है वो दोस्तों 15 सदस्य होते हैं और दोस्तों आपके राज्यसभा से 7 सदस्य। तो आप इन दोनों को बिल्कुल याद रखिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है जो लोक लेखा समिति है इसमें लोकसभा से कितने सदस्य लिए गए हैं। तो आपको ऑप्शन में जो 15 होगा ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग इनको ज़रूर याद रखिए। और दोस्तों अगर बात करें जो लोक लेखा समिति है ये दोस्तों संसद द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है। और ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यानी दोस्तों जो भारत सरकार की जो खर्चा होते हैं खर्चों की जो लेखा परीक्षा होती है उस पर निगरानी करती है। ये आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य? देखिए अभी हमने बताया दोस्तों आपके लोकसभा से दोस्तों 15 होते हैं और दोस्तों आपके राज्यसभा से 7 होते हैं, यानी 15 और 7 यानी 22 टोटल होते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? आपको बताना है। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो लोक लेखा समिति में सदस्यों का चयन किया जाता है दोस्तों कहाँ से किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। अभी हमने बताया भी है आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा से दोस्तों 15 और राज्यसभा से दोस्तों 7 सदस्य चुने जाते हैं, यानी टोटल 22 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। यानी दोस्तों आपके जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ये किसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति करती है काम, यानी जो समिति कार्य करती है वो किसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर करती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो आपको दोस्तों याद है जो आपकी लोक लेखा समिति के अंतर्गत जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो कार्य करते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आपके एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है वो किसको कहा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा जो समिति है प्राक्कलन समिति की दोस्तों जुड़वा बहन कहलाती है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें ने प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों संसद की ऐसी कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उनकी समीक्षा करती है। तो दोस्तों वो होती है क्या, लोक लेखा समिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके हर एक एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना दोस्तों जो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो दोस्तों किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी दोस्तों जो भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये किसके लिए एक मित्र के तौर पर, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों ये लोक लेखा समिति के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। आपको बताना दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष माना जाता है। तो दोस्तों वो किसका माना जाता है, नियम समिति का। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना जो आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति को जो कल्याण संबंधी समितियाँ होती हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो इनके क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो दोस्तों 20 और 10, ठीक है, लोकसभा के दोस्तों 20 और राज्यसभा के आपके 10 सदस्य होते हैं जो अनुसूचित और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति गठित की जाती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है। यानी दोस्तों ये समिति संसद में संसदीय जो समितियां हैं इनका गठन का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, क्यों ये गठित की जाती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, तो आपको दोस्तों याद रखना है। इनका दोस्तों जो गठन इसलिए किया जाता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, दोस्तों इनके सभी काम हैं। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो संसदीय समितियाँ होती हैं इनका गठन किया जाता है। यानी कोई भी कानून है उसका अगर बनाना है, निर्माण करना, उसकी प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाना और तकनीकी क्षेत्र में अगर कोई उलझा हुआ विधेयक कोई कानून है उसको विशेष रूप से उस पर विचार करना, फिर उसको दोस्तों पारित करवाना है और संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व किसी भी विधेयक का परीक्षण करना इनका काम होता है। तो इसीलिए दोस्तों इन समितियों का गठन किया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। यानी दोस्तों आपकी जो संयुक्त संसदीय समिति है इसमें जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, तो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 45 है। कितने, 45।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि आज की इस वीडियो में लोग 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। देखिए प्रवर समिति के बारे में अभी हमने आपको बताया भी है कि दोस्तों प्रवर समिति एक ऐसी समिति होती है जो किसी विषय की छानबीन करना और उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली समिति, जिसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं, उसे प्रवर समिति कहते हैं। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि जो संयुक्त प्रवर समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, इसमें 45 सदस्य होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपको डेली जीके जीएस की जो टॉपिक वाइज, चाहे पॉलिटी जीके हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके या हिस्ट्री जीके, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, इन सभी की दोस्तों लगातार आपको जो क्लास है बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसलिए चैनल में दोस्तों जो भी वीडियो आपको मिले, आप लोग उस वीडियो को जब भी टाइम मिले तब भी दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक दोस्तों इन सभी वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल में पहली बार तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।